That's why बयानबाजी। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने हाल ही में अपने ही राज्य की पुलिस पर इस बात के लिए सवालिया निशान लगाया है कि वह ड्रग्स से जुड़े अपराधों की रोकथाम में कमजोर साबित हो रही है। इस पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक्स पर लिखा कि यह बड़ी विडंबना है कि खुद मुख्यमंत्री स्वीकार कर रहे हैं कि गुजरात और महाराष्ट्र की पुलिस राजस्थान पुलिस को बिना जानकारी दिए राज्य में कार्रवाई कर रही है। गहलोत ने कहा है कि यह सीधे तौर पर राजस्थान पुलिस के सूचना तंत्र के ध्वस्त होने का प्रमाण है। उन्होंने सवाल उठाया कि जब तीनों राज्यों में बीजेपी की सरकार है और फिर भी ऐसा हो रहा है तो यह मौजूदा मुख्यमंत्री की कमजोरी को उजागर करता है। राजस्थान के प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा है कि राजस्थान में पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। जब मुख्यमंत्री खुद यह स्वीकार करते हैं कि दूसरे राज्यों की पुलिस यहां कार्रवाई कर रही है और राजस्थान पुलिस को इसकी जानकारी तक नहीं है, तो यह सीधा मुख्यमंत्री की नाकामी है। पुलिस का इकबाल जो है बचा नहीं है। गृह मंत्री खुद है, मुख्यमंत्री जी हैं, लेकिन एक दिन भी लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर कोई बात करते नहीं हैं। पिछली बार भी हमने राजस्थान की विधानसभा में जूली साहब ने और हमने सबने ये कहा था कि आप लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर एक दिन की बहस हमेशा से परंपरा रही है, उसके ऊपर आप चर्चा कराइए, एक दिन बिजली पानी पे चर्चा कराइए, लेकिन इन्होंने नहीं कराई। और मुझे तो आशंका है कि भारतीय जनता पार्टी की पर्ची से बनी सरकार खुद ही चाहेगी कि हम राजस्थान की विधानसभा में सत्ता पक्ष ऐसा व्यवधान डाले कि उससे ये राजस्थान की विधानसभा में जनता के जुड़े मुद्दों की चर्चा हो ही नहीं। पिछले सत्र में भी इन्होंने खुद ने चला करके और पूरे बाधित सदन को करने का काम किया था। जो सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो राजस्थान की विधानसभा में ज्यादा से ज्यादा जनता के लोगों की चर्चा, उनके मुद्दों की चर्चा करे, वो खुद ही बाधित करने का काम करती है। क्या हमें कि मुख्यमंत्री जी ने विधायकों की बैठक में ये कहा है कि ये जो बजट है वो हम बहुत ही सामान्य देंगे, इसमें कोई विशेष देने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमें आगे के 2 साल को बचा करके रखना है। हमारे पास में देने के लिए पैसा नहीं है। जो पहले 2 बजट दिए हैं उनकी भी 20% भी घोषणाएं पूरी नहीं हुई हैं। यहाँ तक भी कि डीपीआर की घोषणा बजट के अंदर की गई और वो डीपीआर भी नहीं बनी। किसी में 5 लाख लगते, किसी में 20 लाख, किसी में 30 लाख। और काफी ऐसी घोषणाएं हैं जो एलिवेटेड रोड वगैरह वगैरह घोषणा की गई। अभी सरकार के वित्त विभाग ने, जो मुख्यमंत्री जी के पास में है, उन्होंने कह दिया कि ये तो लॉजिकल ही नहीं है। तो जब लॉजिकल नहीं है तो आपने इनकी घोषणा बजट में क्यों की? इन्होंने कुछ भी नहीं किया, केवल मुख्यमंत्री जी को। उत्तराखंड सरकार ने राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब शिकोट पौड़ी का नाम बदलकर अंकिता भंडारी राजकीय नर्सिंग कॉलेज डोब शिकोट पौड़ी कर दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने एक्स पर कहा कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ पूरी मजबूती से खड़ी है और उनकी सभी मांगों पर विधि सम्मत, निष्पक्ष एवं त्वरित कार्रवाई जारी है। धामी ने कहा है कि पीड़ित परिवार को न्याय दिलाना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। इस बीच देहरादून में पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात के बाद अंकिता भंडारी की मां सोना देवी भावुक हो उठी। उन्होंने कहा है कि हम माँ बाप हैं, हमको औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम माँ बाप है ना, बस हमको ना अपने औलाद से बढ़कर कुछ नहीं है। हम तो बोलते हैं कि अगर इसमें हमारी जान भी जाती है ना तो हमें कोई वो नहीं है, क्योंकि मेरे बेटे ने ना मतलब हमारे साथ भी बोल दी मैं कि क्योंकि हमारे गरीबी के दिन थे, बहुत दुख झेले उसने। जब उसके मतलब सुखी के दिन आने थे तो आप सबको पता है, हम उसका बचपन भी देखे कि हम एक छोटी सी चीज के लिए भी मेरे बच्चे तब से हैं। लेकिन आज हम कितने दुखी है ना, हम अब तो अपनी बात रखना भी नहीं सकते, क्योंकि मुझे उसको तेरा जाता था, मैं बोल भी नहीं पाती, मुझे बोलने से नहीं आता। हम आपको सलाम करते हैं, आपने बनाने से में तुम्हें की रोना, आप जैसे माँ बाप सबको मिलने चाहिए जो अपनी बेटी की लड़ाई इस तरह से लड़ रहे हैं। आप लोग तो मिसाल हाथ भी नहीं जोड़ना किसी के आगे, हाथ जोड़ने की ऐसी पीड़ित बेटियों के लिए आप जैसे माँ बाप मिसाल है कि जो इतनी परेशानियों के बावजूद उस पर टिके हुए हैं। केंद्र सरकार ने श्री माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस की मान्यता रद्द कर दी है। सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अगर आपको इन बच्चों का भविष्य बर्बाद करके खुशी मिल रही है तो पटाखे फोड़िए।
उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए और छात्रों के हितों की रक्षा सुनिश्चित की जाए। यहाँ मतलब बाकी मुल्क में लोग मेडिकल कॉलेज लाने के लिए लड़ते हैं, यहाँ मेडिकल कॉलेज को बंद करने की लड़ाई लड़ी गई। ये आपने जम्मू कश्मीर के बच्चों के मुस्तकबिल के साथ खिलवाड़ किया। अगर बच्चों के मुस्तकबिल को तबाह करने की आपको खुशी महसूस हो रही है तो फोड़िए पटाखे। चलिए ना, इस बार 50 में से 40 कश्मीर से आए, 1-2 साल के बाद ये 50 सीटें जो हैं ये 400 सीटें बन जाती। उन 400 सीटों में मुमकिन है 200-250 बच्चे जो हैं जम्मू के होते। आज वो बच्चे जो हैं मेडिकल कॉलेज की सीट उनको मिलेगी नहीं, क्योंकि पूरा कॉलेज ही आपने बंद करा दिया है मजहब के नाम पर। इसलिए मैंने कल कहा था मीडिया से कि छोड़ दो, जब हमें नहीं चाहिए ये कॉलेज। अच्छा हुआ, अब हमारे ये बच्चे जो हैं हमारे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में एडजस्ट हो जाएंगे। मैंने हेल्थ मिनिस्टर साहिबा से कहा हुआ है कि फौरी तौर वो इसमें पेशरफ्त करें और इनके घर के सबसे नज़दीक जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें ये एडजस्ट हो जाने चाहिए ताकि ये डॉक्टर बने और यहाँ के लोगों की खिदमत करें। जिन बच्चों को आगे मेडिकल कॉलेज की सीट मिलेगी नहीं क्योंकि ये मेडिकल कॉलेज बंद हुआ है, उनको इन संघर्ष समिति वालों की हमेशा के लिए जो है उनको याद रखना चाहिए। जम्मू कश्मीर की स्वास्थ्य मंत्री सकीना ईटू ने कहा है कि जिन छात्रों को मेरिट लिस्ट के आधार पर एडमिशन मिला था उनका एडमिशन अब रद्द हो गया है, लेकिन इन छात्रों को उनके घरों के नजदीक के मेडिकल कॉलेजों में एडमिशन दिया जाएगा। सकीना ईटू ने कहा है कि शिक्षा और धर्म को जोड़ना गलत है। दिए हैं कि उन बच्चों का जो है मेरिट के जरिए वो नीट उन्होंने क्वालिफाई किया था और क्वालिफाई करने के बाद उनको एडमिशन दिया गया था। तो अब ये कैंसिल हुआ है, लेकिन ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के ऑलरेडी डायरेक्शन है हेल्थ डिपार्टमेंट को, ताकि हम उनको उनके घर के नजदीक जो उन बच्चों का घर जहां है वहां उनको अकोमोडेट, उन कॉलेजेस में उनको अकोमोडेट किया जाए ताकि वो अपनी पढ़ाई जो है उसको आगे लेके जाए। तो किस तरह से क्या मानते हैं आप, जिस तरह से ये ट्रेंड बना है? सीएम साहब भी कह रहे थे कि ये गलत है, क्या कहेंगे जिन्होंने एजुकेशन की? बिल्कुल गलत है, लेकिन आप पढ़ाई को जो है तालीम को आप मजहब के साथ नहीं जोड़ सकते हो। आप मुझे बताओ, जो ये बच्चे वहां पे पढ़ रहे थे चाहे किस भी मजहब से ताल्लुक रखते थे, कल को ये डॉक्टर बनेंगे, कल जब इलाज करेंगे अगर आप इनके पास इलाज करने जाएंगे ये आपको नहीं पूछेंगे कि आप किस मजहब से है। ये तो आप सब जानते हैं कि डॉक्टर जो है उसी टाइम वो ओथ लेते हैं कि बिना मजहब मिल्लत जो है हम लोगों का इलाज करेंगे। अगर बाहर से भी लोग आते हैं इलाज के लिए तो डॉक्टर ने कभी उसमें कोई फर्क नहीं किया या मजहब को नहीं देखा। लेकिन जो लोग ये कर रहे हैं मुझे लगता है ये एक मतलब बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा गिरावट की बात है अगर हम मजहब लेके हम तालीम को जो है मजहब से जोड़ें। सकीना जी, जो माता वैष्णो देवी मेडिकल कॉलेज की मान्यता रद्द होने के फैसले का जम्मू के शिवसेना नेताओं ने भी विरोध किया। उन्होंने कहा है कि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे डॉक्टर बने, लेकिन केंद्र सरकार ने कॉलेज की मान्यता रद्द करके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित जो मेडिकल कॉलेज था उसकी मान्यता को जो है रद्द कर दिया गया है, उस कॉलेज को बंद कर दिया गया। देखिए, हमारा मानना है कि ये हमारे साथ विश्वासघात है, हमारी धार्मिक आस्था पर बहुत बड़ा कुठाराघात है। देखिए, हम तो सड़कों पर उतरे थे, लगातार आंदोलन कर रहे थे कि इस मामले का कोई हल निकाला जाए, मगर केंद्र ने क्या किया, मामले का हल निकालने की जगह मामले को ही जड़ से उखाड़कर जो है वो बाहर फेंक दिया, यानी सांप भी मार दिया और लाठी को भी जो है वो पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। देखिए, हम इस निर्णय की जो है वो कड़ी आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं। आप याद कीजिए, अभी मात्र 4 महीने पहले 2024 के अंदर ही इस कॉलेज को जो है वो मान्यता मिली थी और उस समय जम्मू कश्मीर के माननीय उपराज्यपाल जी ने इसको जम्मू कश्मीर की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी का तोहफा बताया था। ये कैसा तोहफा है जिसको 4 महीने के बाद जो है वो वापस ले लिया जाता है?
और इसके साथ साथ देखिए, आप बताइए, पहले 2 महीने ये जो है छात्रों के ऊपर असमंजस की तलवार लटकती रही। अब आप मुझे बताइए कि जो यहां पर टीम आई थी, उसने मान्यता रद्द करने के साथ उसने कहा कि बहुत सारी अनियमितता पाई गई है कॉलेज के अंदर। तो जब आपने इसको मान्यता दी थी, क्या उस समय ये अनियमितता चेक नहीं की गई थी? क्या उस समय आंखें बंद करके कॉलेज को जो है वो मान्यता दे दी गई थी? हम तो फूले नहीं समा रहे थे, हमें था कि श्री माता वैष्णो देवी के श्राइन बोर्ड द्वारा अब जो है एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाएगा, हमारे जम्मू कश्मीर के युवाओं का भविष्य और सुधरेगा, यहां से डॉक्टर बनकर निकलेंगे, समाज और देश की वह लोग जो है सेवा करेंगे। तो आपने तो मेडिकल कॉलेज को ही जो है वो उखाड़ कर जो है वो बाहर फेंक दिया। इसकी हम कड़े शब्दों के अंदर निंदा करते हैं। ये कोई जीत नहीं है, कोई जश्न नहीं है। कोलकाता में ईडी ने टीएमसी की आईटी सेल के हेड प्रतीक जैन के घर और पॉलिटिकल कंसल्टेंट फर्म पर छापेमारी की। इस पर भड़की ममता बनर्जी ने कहा कि क्या ईडी का काम पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची जब्त करना है? वहीं सीएम के इस कार्रवाई में बाधक बनने पर ईडी कलकत्ता हाईकोर्ट गई। ईडी का कहना है कि अवैध कोयला तस्करी के पैसे पॉलिटिकल फर्म्स को ट्रांसफर होने के मामले में ये कार्रवाई हुई है। It is an insult to all the IT sector, because all the IT sector, they are working for somewhere, for someone. न्यूयॉर्क के मेयर जोहरान ममदानी ने मिनियापोलिस में आईसीई एजेंट द्वारा एक महिला की हत्या के लिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा है कि यह हमला केवल उस महिला पर नहीं बल्कि हम सभी पर है। ममदानी का आरोप है कि ट्रंप की नीतियों और बयानबाजी ने एजेंसियों को निर्दोष लोगों के खिलाफ हिंसा के लिए उकसाया है। First, just want to make clear that the news coming out of Minneapolis is horrific. This is one part of what has been a year full of cruelty. And we know that when ICE agents attack immigrants, they attack every single one of us across this country. And this is a city and will always be a city that stands up for immigrants across the 5 boroughs. And I have made it clear to everyone within my city government, and that extends to NYPD, that we are going to uphold our sanctuary city policies. We are going to adhere to them. That is why one of the 11 executive orders that we signed was to repeal the previous administration's order to allow for collaboration with ICE on Rikers Island. What we are going to be doing is following the laws that we have set, laws which have kept New Yorkers safe. And we are going to make it clear to each and every person in the city what their rights are. That's why we took the time to make a Know Your Rights video, because it goes back to the earlier question. If you don't know of your rights, then how can you be expected to actually use those rights? So we are going to take every opportunity we have to inform New Yorkers of what they already can do, and also to make it clear to our own city government agencies and departments across the board, including NYPD, that we are not here to assist ICE agents in their work. We are here to follow the laws of New York City. बयानबाजी में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.